आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज फिर से एक नया उपन्यास लेकर प्रस्तुत हुई है, जो भीष्म साहनी का कालजयी उपन्यास है, जिसका नाम है तमस। ये यूनिट 6 यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपन्यास में भीष्म साहनी जी ने इस उपन्यास में बताया है कि सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, भीष्म साहनी जी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास की कथा वस्तु 1947 में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है। तथा इसमें लाहौर के आसपास की सिर्फ 5 दिन की कहानी का वर्णन किया गया है। यह उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी की गई है, दूसरे भाग में अनेक गांव उपन्यास की परिधि में आ जाते हैं। तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है। और इस उपन्यास में नत्थू नाम का पात्र है और मुराद अली नाम का पात्र है। और जो पात्र हैं मैं आपको थोड़े से संक्षिप्त रूप में बता रही हूँ। बख्शी जी हैं, मास्टर रामदास है, कश्मीरी लाल हैं, जनरल सिंह हैं, और शंकर लाल, देशराज, अजीत सिंह, मेहता जी, देवदत्त, ये सारे आपको पात्र के रूप में मिलते हैं। और कुछ कांग्रेस की सदस्यता के नियम भी बताए गए हैं यहाँ पर। और रिचर्ड जो है ज़िला कलेक्टर हैं, लीजा रिचर्ड की पत्नी हैं। पुण्यात्मा वानप्रस्थ जी संस्कृति के ज्ञाता रहे। मास्टर देवव्रत अखाड़ा संचालक रहे। दानवीर प्रधान शहर के जाने माने व्यापारियों में से एक रहे। मंत्री जी हिंदू संगठन की ओर से मंदिर में मोर्चा संभालने के लिए मीटिंग करने वाले। और रणवीर जो है 15 साल की तरुण रणवीर दानवीर प्रधान जी की बेटा था। बोधराज हैं, रणवीर की तरह यह भी मास्टर देवव्रत के अखाड़े के शिष्य था। और धर्मदेव रणवीर की भांति मास्टर देवव्रत और ये भी अखाड़े का ही शिष्य रहा है। नायक तमस रीड के बाबू मसराम का बेटा है, जो नायक नाम से शंभू रणवीर की भांति मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य है। इंद्र भी जो है और अखाड़े का शिष्य ही है। और मनोहर भी अखाड़े का शिष्य है। ये सारे अखाड़े के शिष्य माने गए हैं। बहुत इसी तरह से फातिमा नाम की एक पात्र हैं, जो शाहनवाज की पत्नी है। और शाहनवाज जो हैं लाला श्री नारायण की समधी का पड़ोसी है। और नानकू लाला लक्ष्मी नारायण का नौकर है। इसी तरह से और भी अन्य पात्र आपको देखने को मिलेंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या कहानी है, कैसे कैसे है, और ये सारी चीज़ों को हम विस्तार पूर्वक थोड़ा सा वर्णन देख लेते हैं कि इस कहानी में उपन्यास में क्या क्या बताया गया है। तो चलिए उपन्यास की तरफ चलते हैं। तमस उपन्यासकार आपको पता ही है, भीष्म साहनी सारे इन्होंने जितने भी देश की आज़ादी हुई उसकी सांप्रदायिक दंगों पर बहुत सी कहानियाँ भी लिखी और इसी तरह से उपन्यास लिख दिया, जिसका नाम है तमस। इसका प्रकाशन वर्ष जो आया है 1973 में 1973 में राजकमल प्रकाशन द्वारा दिल्ली से होता है। और भीष्म साहनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जन्म 8 अगस्त 1915 रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था। मृत्यु 11 जुलाई 2003 दिल्ली में इनकी मृत्यु होती है 2003 में। ये 1957 से 1963 तक मॉस्को में फॉरेन लैंग्वेज पब्लिकेशन हाउस में अनुवादक के काम में कार्यरत रहे थे। यहाँ पर उन्होंने नौकरी करी थी, यहाँ पर इन्होंने काम किया था। यहाँ इन्होंने लगभग 24 रूसी किताबों में का हिंदी में अनुवाद किया। कितने लगभग 24 रूसी किताबों का अनुवाद किया है, ट्रांसलेशन किया है। और इसी तरह साहनी जी की जो भीष्म साहनी जी का को सन 1975 में 1975 में तमस उपन्यास के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला। कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकेडमी पुरस्कार। साहनी जी को भीष्म साहनी जी को पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया, नवाजा गया इन्हें पद्म विभूषण। भीष्म साहनी जी प्रगतिशील लेखक संघ और भीष्म साहनी जी प्रगतिशील लेकर रहे और एशियाई राइटर्स एसोसिएशन से भी जुड़े रहे हैं। इनके सभी उपन्यास कौन कौन से हैं याद कर लीजिए, पूछे जाते हैं लाइन वाइज आपको लगाने के लिए। तो आप देखेंगे झरोखे, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो,
नीलू, नीलिमा, नीलोफर, जय हिंद की सेना 2010 में आया है। तो झरोके 1967 में, कड़ियाँ 1970 में, और तमस 1973 जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तमस को पढ़ रहे हैं, 1973 में आया। बसंती 1980 में आया। मैया दास की बाड़ी 1988, कुंतो 1993, नीलो, नीलिमा, नीलोफर 2000, जय हिंद की सेना 2010 में आया। तो अभी 2000 के बाद 2010 आ गया। तो याद कर लीजिए झरोके में क्या होती हैं, ऐसे आप ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। झरोके में कड़ियाँ, झरोके से झाँक रहे हैं वहाँ कड़ियाँ लगी हुई है। तब तमस आप ले सकते हैं, तमस बसंती से मिलते हैं। मैया दास की माड़ी में जाकर फिर कुंतो आ जाती हैं, और नीलो, नीलोफर की सेना में जा, जय हिंद की सेना में शामिल हो जाते हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो झरोके, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलो, नीलिमा, नीलोफर, जय हिंद की सेना, इस तरह से आपके सारे उपन्यास हैं। और महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं इस उपन्यास के जान लेते हैं। तमस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तमस मीन्स अंधकार। तमस का अर्थ ही अंधकार या अज्ञान से ले सकते हैं, कि जिसे कोई नॉलेज ना हो, ज्ञानी ना हो, अज्ञानी हो, अंधकार हो, क्योंकि वो अंधकार के तले दबा हुआ होता है। तो तमस का शाब्दिक अर्थ ही अंधकार या अज्ञान हो जाता है। और सन 1986 में तपस उपन्यास पर गोविंद निहलानी जी ने एक धारावाहिक और एक फिल्म का निर्माण भी किया, जिसमें ओमपुरी ने नाथूराम का किरदार निभाया। तो जो नाथू था उसका किरदार निभाया है ओमपुरी ने, जो ओमपुरी है उन्होंने। यह एक घटना प्रधान उपन्यास है। कैसा है? घटना प्रधान उपन्यास है। इस उपन्यास में अप्रैल सन 1947 की कथा है। कौन सा? अप्रैल सन 1947 की कथा है। भीष्म साहनी ने तमस में सांप्रदायिकता की समस्या को उठाया है। भारत की आज़ादी के ठीक पहले सांप्रदायिकता की बैसाखियाँ लगाकर वास्तविकता का जो नाच, नंगा नाच इस देश में नचाया गया था, इसका अंतरंग चिंतन भीष्म साहनी ने इस उपन्यास में किया है, कि उस समय कैसी स्थिति थी, किस तरह के सांप्रदायिक दंगे फैल रहे थे आज़ादी के समय। वो सारी चीज़ें इस उपन्यास में अच्छे से दिखाई गई हैं। इस उपन्यास में पंजाब के आसपास की सिर्फ 5 दिन की कहानी का वर्णन किया गया, जो पंजाब के आसपास की है। यह उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड का प्रकरण 13 है और द्वितीय खंड में 14 से 21 तक में टोटल 21 प्रकरण हैं, जिसमें 13 प्रकरण पहले खंड में आए हैं, और इसके बाद के 14 से 21 तक के जो प्रकरण आए हैं वो सारे दूसरे खंड में आए। विषय क्या है? अंग्रेजी सरकार की नीति, विभाजन के पूर्व की त्रासदी क्या क्या रही है, संप्रदाय के चरम आभार और दंगों का वर्णन, तथा कांग्रेस के नेताओं की आपसी खींचातानी किस तरह से रहती है, ये विषय इस उपन्यास में दिखाए गए हैं। और इस उपन्यास की भाषा हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी का मिश्रित रूप इस उपन्यास में मिलता है। उपन्यास में पात्रों की अधिकता बहुत ज़्यादा है, इसमें पात्र बहुत ज़्यादा हैं। इस उपन्यास के पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी कही गई है, तथा दूसरे खंड में अनेक गांव उपन्यास के परिधि में आ जाते हैं। उसके आसपास के जो गांव हैं वो भी दिखाए गए हैं। और पुरुष पात्र कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। सबसे पहले हम पुरुष पात्रों के बारे में, जो करेक्टर हैं, पात्र हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। नथु चमार है। यह उपन्यास का अज्ञानी व डरपोक पात्र है, जो लालच में सूकर जो होता है, जो पिग जो होता है, उसको मारने का काम करता है। मुराद अली कट्टर लोभी व्यक्ति है। वह चालाक, षड्यंत्रकारी, पर्दे के पीछे रहकर समुदाय को भड़काने वाला मुस्लिम चरित्र है। उपन्यास की सांप्रदायिकता है उपन्यास में दिखाई गई है, उसके मूल में मुराद अली है, क्योंकि मुराद अली सांप्रदायिक दंगे फैला रहा है। और रिचर्ड जो है अंग्रेजी शासन का नुमाइंदा है, इतिहास का उद्येता किंतु चुस्त, स्वार्थी और आंग्ल नीतियों का पोषक व प्रशासक है। इसी तरह से लाला लक्ष्मी नारायण है, हिंदू महासभा का कार्यकर्ता, सांप्रदायिक भावनाओं से युक्त, स्वार्थी एवं कुटिल व्यक्ति है। और रणवीर लक्ष्मी नारायण का पुत्र सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाले युवक संघ का प्रमुख कार्यकर्ता है। हरनाम सिंह ग्रामीण सिख उदार है। हयात बख्त
बख्श जो है सांप्रदायिक व्यक्ति और मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता है। देवदत्त सच्चा साम्यवादी, सभी संप्रदायों में सौहार्द बनाने का प्रयत्नशील और निस्वार्थ व्यक्ति है। और रघुनाथ हिंदू मुस्लिम संप्रदायों में एकता का पक्षधर है। जर्नैल बाह्य रूप से इनकी कांग्रेसी किंतु सच्ची व यथार्थ बात कहने वाला है। इसके अतिरिक्त मेहता ब्रष्ट बख्शी, शंकरलाल व किशन सिंह सिख संप्रदायवादियों के नेता हैं। हरबर्ट कश्मीरी लाल, रोशन लाल, करीम खान, इकबाल सिंह आदि सारे पुरुष पात्र के रूप में आते हैं। और इसी तरह से जो स्त्री पात्र हैं वो हम जान लेते हैं। लीजा अंग्रेजी अधिकारी रिचर्ड की पत्नी है। नत्थू की पत्नी पति से अत्यंत प्रेम करने वाली सुशीला नारी है। बंतो सरदार हरनाम सिंह की पत्नी सांप्रदायिक तनाव की शिकार ग्रामीण महिला है। और जसवीर कौर हरनाम सिंह की अभागिन पुत्री है। राजू अकरा की सास व रमज़ान की माँ है। अकरा रमज़ान की बहू है। कथानक देख लेते हैं। यहाँ पर कथानक की शुरुआत होती है मुराद अली के नत्थू चमार से मिलने से। नत्थू जानवरों की खाल निकाला करता है और उसे बेचा करता है तथा उसे यह काम मुराद अली दिलाता है। तथा एक दिन मुराद अली नत्थू चमार से मिलकर कहता है कि सत्ताधारी सालंतरी साहब ने बोला है कि पिग मार कर उन्हें गिफ्ट किया जाए और इसके लिए वह 5 रुपए का कड़क नोट नत्थू को दे देता है। नत्थू मुराद के एहसानों तले दबे होने के कारण उसका यह काम कर देता है। बाद में ही मस्जिद के सामने फेंक दिया जाता है। जो पिग है मस्जिद के सामने मरा हुआ पिग फेंक दिया जाता है। मस्जिद में पिग का शब्द देखकर मुसलमान जो होते हैं, मुस्लिम जो होते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। इस कर्मकांड का सूत्रधार कौन है यह बाद में उद्घटित होता है। बाद में एक गाय भी मार दी जाती है। परिणामतः शहर में सांप्रदायिक तनाव हो जाता है और हिंदू तथा मुस्लिम संप्रदाय के एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। नागरिकों का एक शिष्टमंडल डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड से मिलकर शांति स्थापना के लिए सरकारी सहयोग चाहता है। शिष्टमंडल के बख्शी जी शहर में कर्फ्यू लगाने की सलाह देते, लेकिन रिचर्ड इसे स्वीकार नहीं करता। वह स्थिति की गंभीरता को जानते हुए भी अनजान बना रहता है। परिणामतः पूरे शहर में हत्या, लूट, आगजनी खुलकर होने लगती है। सांप्रदायिकता की आग गांवों में भी फैल जाती। गांव, शहर हर जगह सांप्रदायिकता की आग फैली हुई थी। सैयदपुर में सिख और मुसलमानों के बीच खूनी संघर्ष होता है। दोनों ओर बकायदा मोर्चा खुल जाते हैं। भयानक रक्तपात होता है। सिख औरतें अपने बच्चों सहित कुएं में कूदकर आत्महत्या करते हैं। सारी बर्बादी हो जाने के बाद सरकार की ओर से हस्तक्षेप होता है। नगर और गांव के ऊपर के हवाई जहाज मंडराता है और सारे माहौल को मिनटों में बदल देता है। लोग आतंकित होकर अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। कर्फ्यू लगा दिया जाता है। जगह जगह सेना तैनात कर दी जाती है। शांति कायम करने के लिए सरकार की ओर से एक अन्य कमेटी, नागरिक कमेटी बना दी जाती है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख होते हैं। कमेटी के सदस्य एक बस में बैठकर शहर का चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो होना होता है वह हो चुका होता है। लोग अपने घर से, परिवार से, संबंधों से बिछड़ चुके होते हैं। उनके घर जला दिए जाते हैं। संपत्ति लूट ली जाती है। लोग शरणार्थी, रिफ्यूजी शिविरों में अपनी बहू बेटियों का पता पूछ रहे होते हैं। इसी सांप्रदायिक संघर्ष की कहानी है। स्थूल रूप में 5 दिनों की कथा है, लेकिन प्रसंग व्यंजना के धरातल पर यह अब तक की कथा कही जा सकती है। तो इसी तरह से समीक्षा के रूप में आप जान सकते हैं कि इसकी समीक्षा क्या है कि भारत में सांप्रदायिकता की समस्या एक युग पुरानी है और इसके दानवी पंजों को अभी तक इस देश की मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है। आज़ादी से पहले विदेशी शासकों ने यहाँ की ज़मीन पर अपने पांव मजबूत करने के लिए इस समस्या को एक हथकंडा बनाया और आज़ादी के बाद हमारे देश में कुछ राजनीतिक दल इसका घृणित उपयोग कर रहे हैं। इस सारी प्रक्रिया में जो तबाही हुई है उसका शिकार बनते हैं वे निर्दोष और गरीब लोग, जो ना हिंदू है ना मुसलमान बल्कि सिर्फ इंसान है और भारतीय नागरिक। वो लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं।
तमस में भारतीय परिप्रेक्ष्य में सांप्रदायिकता से जुड़े विभिन्न पहलुओं, सत्ता एवं राजनीति द्वारा धर्म का अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग, धर्मांतर और कट्टरता की पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमण, सांप्रदायिकता और सर्वाधिक शिविर निम्न वर्ग के लोगों का होना आदि का उद्घाटन होता है। भाषा शैली, भाषा हिंदी, उर्दू, पंजाबी एवं अंग्रेजी के मिश्रित रूप वाली है। साथ ही कथ्य के अनुरूप वर्णात्मक, मनोविश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक शैली का उपयोग हुआ है। कथन इसमें क्या है? हाकिमों के मन की था पाना आम आदमी के बस की बात नहीं। हाकिम दूर की सोचता है, जो कुछ वह देखता है उसे आम इंसान नहीं देख पाता। ये करीम खान कह रहे हैं। फिसाद करने वाले भी अंग्रेज, फिसाद रोकने वाले भी अंग्रेज, भूखा मारने वाला भी अंग्रेज, रोटी देने वाला भी अंग्रेज, घर से बेघर करने वाला भी अंग्रेज है, घर बसाने वाला भी अंग्रेज, फिर बाजी ले गया अंग्रेज, बख्शी जी ये सारी बातें बोल रहे हैं। और इसी तरह से अगला पॉइंट आता है कि भारत भूषण अग्रवाल और कई अन्य ने इसकी कथा को बिखरा हुआ माना है। इसकी कहना है कि इसमें कोई एक कथा नहीं, ये अनेक कथाओं का समुच्चय इतिहास है। तो आपने जाना कल किस तरह से तमस उपन्यास है, एक सांप्रदायिक कहानी से जूझ रहा है और इसमें किस तरह से एक कालजयी विश्व जानी की उपन्यास बन जाता है और सांप्रदायिक द्वंद्व किस तरह से बढ़ते जाते हैं और उस समय क्या क्या स्थिति रही है, ये सब इसमें कितने करैक्टर हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बच्चों इसमें हमने अच्छे से जान ली है। चलिए हम इसी तरह से अगले उपन्यास में मिलेंगे, उपन्यास लेकर प्रस्तुत होंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने साथियों के साथ, जिससे वो हमारी वीडियो का इस तरह से लाभ उठा पाए। तो नेक्स्ट उपन्यास में नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लेकर प्रस्तुत होंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, खुश रहें, आबाद रहें, जय हिंद, जय भारत।